हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और मूल के बारे में अपन ने पढ़ा था। मूल में 3 प्रकार के मूल होते हैं। जो मूल मूलांकुर वाले भाग से निकलता है उसे अपन मूसला मूल कहते हैं। कुछ एक बीजपत्री पादप जो होते हैं उनमें ये जो प्राथमिक शाखा होती है इसकी, ये अल्पायु की होती है, कम अवधि के लिए जीवित रहती है और वो बाद में मूल के गुच्छे के रूप में वहां पे हमको दिखने लगता है और उसे अपन कहते हैं झकड़ा मूल तंत्र। अब जो तीसरा मूल है, शुरू के 2 मूल तो अपन ने पढ़ लिए थे लास्ट लेक्चर में। अब अपन तीसरे मूल की बात कर रहे हैं जिसको अपन ने कहा था अपस्थानिक मूल। और अपस्थानिक मूल में जो रूपांतरण है ये अपन को आज देखना है। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपस्थानिक मूल के रूपांतरण। देखिए, अपस्थानिक मूल में 2 प्रकार के रूपांतरण अपन देख रहे हैं। एक तो यांत्रिक सहारा के लिए और इसके अलावा जो दूसरे होते हैं जो भोज्य पदार्थ का संचय करते हैं। एक तीसरा प्रकार भी अपन इसमें देखेंगे, वो विशेष प्रकार का है। उसमें बाकी जितने कार्य के हिसाब से मूल के बारे में बताया गया है वो अपन उस वर्ग में रख के अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहले तो मैं बता रहा हूं कि 3 प्रकार से अपन रूपांतरण पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे 3 के नाम मैं लिख दे रहा हूं, फिर अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला रूपांतरण जो है वो अपन पढ़ते हैं यांत्रिक सहारा हेतु। मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, मतलब पादप को खड़े रखने में, मजबूती देने में जो रूपांतरण होता है वो अपन इसके अंदर देखेंगे। दूसरा है भोज्य पदार्थ संचय हेतु। और तीसरा है विशेष प्रकार। ये 3 प्रकार के रूपांतरण अपन इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहला है यांत्रिक सहारा हेतु। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग में डालता हूं देखिए, इसमें अपन डायग्राम बनाएंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा मैं जो बताता हूं उसको कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं सुन के तो लिख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो जितना जरूरी है वो अपन यहां पे बात कर रहे हैं। यांत्रिक सहारा हेतु में सबसे पहला आता है प्रॉप मूल। पहला आता है प्रॉप मूल। प्रॉप मूल में जो मूल है वो तने वाले भाग से निकलकर नीचे की तरफ आती है और पादप को खड़े रखने में सहायता मिलती है। तो ये कहलाती है प्रॉप मूल। इसका एक कॉमन एग्जांपल जो अपन ने देखा है, पहले ही बात की थी, बरगद में ये देखी जाती है। जैसे ये तना है, ऊपर इसकी शाखाएं हैं और यहां से मूल निकलकर नीचे की तरफ आती है कुछ इस तरह से। ये पादप को मजबूती से खड़े रखने में सहायता देती है। इसका उदाहरण है बरगद। बेनियन ट्री, बरगद पादप जो होता है उसमें ये देखने मिलता है। दूसरी है अवस्थम मूल। अवस्थम मूल जिसको अपन स्टिल ट्रूट भी कहते हैं। अवस्थम मूल में अवस्थम मूल में जैसे ये पादप है और ये गांठ है, यानी पोरी है, नोड है। इसमें जो सबसे आखिरी वाली गांठ होती है, सबसे आखिरी वाली जो पोरी होती है, वहां से मूल निकलकर मृदा में जाता है और पादप को मजबूती से खड़ा रखने में सहायता देता है। तो यहां से आखिरी वाली पोरी से निकलकर मूल इस तरह से एंटर करती है। ये मूल कहलाती है अवस्थम मूल।
और इसका उदाहरण है गन्ना पादप में देखा जाता है, और मक्का में देखा जाता है। गन्ना पादप और मक्का में अवस्था मूल होती है। तीसरा आता है वप्र मूल। तीसरा आता है वप्र मूल। वप्र मूल मतलब इसको अपन बटरेस रूट कहते हैं। जो तना है उसमें जो आखिरी पोरी होती है, जो आखिरी गांठ होती है, उसके नीचे से मतलब मृदा और जो अंतिम पोरी है मतलब शुरुआत की प्रारंभिक पोरी जो है, इन दोनों के बीच में से मूल निकलकर मृदा में प्रवेश करती है। बिल्कुल आखिरी पॉइंट से इस तरह से यहां से मूल निकल के जमीन में चली जाती है ऐसे। और ये देखा जाता है पीपल में। उदाहरण इसका है पीपल। तो ये पहला इसमें रूपांतरण है यांत्रिक सहारा हेतु। एक बार मैं रिवाइज कराता हूं इसको। सबसे पहले प्रॉप मूल। प्रॉप मूल में ऊपर तने वाले भाग से निकलकर मूल नीचे की तरफ जाती हैं और पादप को मजबूती से खड़े रखती हैं। उदाहरण बरगद में, बरगद पादप में देखते हैं। फिर दूसरा है अवस्था मूल। इसमें जो सबसे नीचे वाली मतलब नीचे मतलब यहां से स्टार्टिंग हो रही है, जो सबसे यहाँ पे पहली पोरी है, पहली जो गांठ है, वहां से मूल निकलकर नीचे मृदा में जा रही है और गन्ना में मक्का में देखा जाता है ये। तीसरा है वप्र मूल। वप्र मूल में जो आखिरी जो गांठ होती है ये वाली और जो मृदा, इनके बीच में जो स्थान होता है वहां से मूल निकलकर जमीन में जाती है, ये देखा जाता है पीपल में। तो ये हो गया यांत्रिक सहारा हेतु। दूसरा अपन स्टार्ट करते हैं भोज्य पदार्थ संचय हेतु। दूसरे प्रकार का रूपांतरण है भोज्य पदार्थ संचय हेतु। भोज्य पदार्थ संचय हेतु मतलब ये भोज्य पदार्थ को इकट्ठा करके रखते हैं। जैसे पहला इसमें देखते हैं कंदिल। कंदिल इसमें भी था, मतलब जो अपन ने पहला पढ़ा था टैप रूट, जो मूसला मूल पढ़ा था उसमें भी था कंदिल, और यहां पे भी कंदिल है। परिभाषा दोनों की सेम है कि इनका आकार कोई निर्धारित नहीं होता, इर्रेगुलर शेप के होते हैं ये। वहां पे एग्जाम्पल अपन ने देखा था मिराबिलिस जलापा, यहां पे एग्जाम्पल है शकरकंद। शकरकंद जो होता है, स्वीट पोटैटो जो होता है, वो इसमें आता है। दूसरे प्रकार के मूल होते हैं नोड्यूलोज। नोड्यूलोज मूल मतलब होता है कि मूल निकलता है और आखिरी में जाके वो गोल हो जाता है। मूल निकलता है और आखिरी में जाके वो गोल हो जाता है, मतलब भोज्य पदार्थ आखिरी में जाके इकट्ठा होता है उसमें। दूसरा है ग्रंथिल यानी नोड्यूलोज। कंदिल को अपन इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबरस। तो ग्रंथिल मूल जो होता है ये कुछ इस तरह का दिखता है। जैसे ये मूल, इसका आखिरी भाग कुछ इस तरह से फूला हुआ रहता है ऐसा। नोड्यूलोज में जो उदाहरण के रूप में देखते हैं अरारोट जो होता है, ये नोड्यूलोज का एग्जाम्पल है। उसमें मुख्यतः इस तरह के मूल आखिरी में दिखाई पड़ते हैं। तीसरा आता है पुलकित मूल, जिसको अपन फैसिकुलेटेड मूल भी कहते हैं। मूल आखिरी में इकट्ठे 2-3 मूल इस तरह से दिखते हैं। मैं इसका स्ट्रक्चर इसका बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये मूल अंदर आया और यहां पे इस तरह से 2-3 मूल का समूह इस तरह से आखिरी में दिखता है। शतावरी और डहेलिया में ये देखा जाता है। ये तीसरा भोज्य पदार्थ के लिए पुलकित मूल। चौथा आता है बीडिड यानी माला आकार।
मालाकार मूल, मालाकार मूल जैसी माला होती है वैसे अपन को दिखता है, मतलब ये कुछ इस तरह की संरचना के रूप में हमको दिखता है ऐसा। करेला इसका उदाहरण है। तो ये 4 प्रकार के मूल अपन ने देखा भोज्य पदार्थ संचय हेतु। हालांकि बहुत सारे हैं इसमें, पर उतना ज्यादा हमारे काम का नहीं, एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता। तो मैं एक एक करके इसको रिवाइज कराता हूँ। भोज्य पदार्थ हेतु सबसे पहला कंदिल ट्यूबरस, इसमें आता है शकरकंद, इसका कोई इसकी आकार जो होता है कोई निर्धारित नहीं होता है। दूसरा आता है नोड्यूलोज यानी ग्रंथिल, ग्रंथिल का उदाहरण है अरारोट। आखिरी में मूल, मूल वाला जो आखिरी वाला भाग है इसका ये फूला हुआ दिखता है। तीसरा है पुलकित यानी फैसिकुलेटेड, मूल इस तरह से आखिरी में दिखते हैं, शतावरी और डहेलिया। और चौथा इसका टाइप है मालाकार, मालाकार माला के रूप में मूल हमको दिखता है, उदाहरण है इसका करेला। अगला रूपांतरण है विशेष प्रकार का। तो विशेष प्रकार के रूपांतरण में अपन कुछ संरचनाएं यहां पे देखते हैं। इसमें पहला आता है अधिपादप, जिसको अपन एपीफाइट भी कहते हैं। अधिपादप मतलब जैसे कोई एक तना है, किसी पादप का एक तना है और उसके ऊपर छोटे छोटे मूल वहां पे बन जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये तना है और इसके ऊपर छोटी छोटी मूल यहां पे विकसित हो गई इस तरह से, मतलब दो संरचनाएं साथ में रहती हैं और दोनों को लगभग एक दूसरे से फायदे मिलता है। पर यहाँ पे ये छोटे छोटे मूल जो हैं ये अधिपादप मूल है और इनका उदाहरण है ऑर्किड पादप में ये सामान्यतः अच्छे से देखा जा सकता है। ऑर्किड पादप जैसे वेंडा, ऑर्किड पादप में देखा जाता है। अच्छा, इन मूलों में कुछ ऊतक होते हैं जो वातावरण से नमी को अवशोषित करते हैं। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां लिख दे रहा हूं मैं। इनमें विशेष वेलमन ऊतक होता है जो वातावरण से नमी को अवशोषित करता है। ऑर्किड पादप जैसे वेंडा में विशेष वेलमन ऊतक होता है जो वातावरण से नमी को अवशोषित करता है। दूसरा आता है परजीवी मूल। परजीवी मूल मतलब जैसे कोई पादप है और इससे कोई दूसरा मूल आके इससे जुड़ जाएगा और दोनों के संवहन मंडल आपस में जुड़ जाते हैं। मतलब ये जो परजीवी मूल है इसका संवहन मंडल इससे आके जुड़ जाता है और वहां से वो पोषण तत्वों को लेता रहता है। इसका उदाहरण जो सामान्यतः आपने देखा है अमर बेल, अमर बेल में ये आसानी से देखा जा सकता है। तो ये हो गया दो प्रकार का हाँ, तीसरा आता है आरोही मूल। आरोही मूल पादप में जो तने का आधारी भाग होता है वहां से ऊपर निकलता हुआ दिखता है और वो इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। मतलब जो तना कमजोर होता है, पतला होता है, उसको ये यांत्रिक सहारा भी देता है। ये होता है आरोही मूल और ये पाया जाता है पोथोस में। पोथोस यानी मनी प्लांट। कई बार तो ये नुकीली संरचना के रूप में भी होता है और ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। तो ये है आरोही मूल, ये विशेष प्रकार के मूल हो गए। अधिपादप जो किसी तने वाले भाग में
छोटे छोटे मूल विकसित होते हैं किसी दूसरे पादप के ऊपर और इनमें वेलमन ऊतक होता है। परजीवी मूल मतलब जो किसी और पादप से जाके जुड़ जाता है, संवहन मंडल दोनों के जुड़ जाते हैं और वो उससे पोषण लेता रहता है। अमरबेल में आरोही मूल तने वाले भाग से, जो इसका आधारी भाग होता है, वहां से निकलता है। ये नुकीली संरचना के रूप में भी हो सकता है। ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसे अपन कहते हैं आरोही मूल। ये यांत्रिक सहारा देता है। उदाहरण इसका मनी प्लांट, पोथोस। तो ये मूल वाला भाग अपन ने पूरा कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट अपन करते हैं तना। तना जमीन के ऊपर वाला भाग होता है। यह प्ररोह कहलाता है, प्ररोह वाला भाग कहलाता है। और बीच का जो प्रांकुर होता है, प्रांकुर से इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण प्रांकुर से होता है। यह प्ररोह तंत्र का भाग है। तना जब शैशव होता है, मतलब जब नया नया बनता है, तो वो हरे रंग का होता है और उस वक्त वो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है। पर जैसे जैसे वो विकसित होता जाता है या उसमें द्वितीयक वृद्धि होती जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण वाली खासियत जो होती है, ये जो प्रक्रिया होती है, उसमें नहीं पाई जाती। तो तना शुरुआती अवस्था में प्रकाश संश्लेषी होता है जब वो हरे रंग का होता है। अच्छा, इसमें पोरी या पर्व संधि यानी नोड और इंटरनोड, शाखाएं होती हैं। पुष्प भी इसी में लगते हैं और फल भी इसी में लगते हैं, यानी ये सब तने वाला भाग है। कई सारी विशेषताएं होती हैं इसकी। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, इसमें और वृद्धि होती जाती है, कोशिकाएं बहुत ज़्यादा विभाजित हो जाती हैं, जिसे अपन कहते हैं द्वितीयक वृद्धि हो गई। तो शुरुआती अवस्था में जो वृद्धि होती है उसको अपन कहते हैं प्राथमिक वृद्धि। ये प्राथमिक वृद्धि तो इसमें होती ही है, पर कुछ समय के बाद कुछ कुछ पादपों में इसमें द्वितीयक वृद्धि भी देखने मिलती है। तो ये तने के बारे में। अब तने के अगर रूपांतरण अपन देखें, तने के रूपांतरण देखें अगर, तो इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है वायवीय रूपांतरण, दूसरा है उपवायवीय रूपांतरण, और तीसरा है भूमिगत रूपांतरण। ये 3 प्रकार के रूपांतरण तने में देखे जाते हैं। वायवीय रूपांतरण में सबसे पहला आता है प्रतान, जिसे अपन कहते हैं टेंड्रिल। दूसरा आता है नुकीले कांटे, थॉर्न कहा जाता है ऐसे। तीसरा आता है चपटा तना, इसे अपन कहते हैं फाइलोक्लेड। चौथा आता है क्लेडोड, इसका नाम आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। और पांचवा आता है बल्बिल। ये वायवीय रूपांतरण के प्रकार हैं। फिर उपवायवीय रूपांतरण जो होता है, उसमें आता है उपभूस्थारी, दूसरा उपभूस्थारी मतलब रनर। फिर आता है भूस्थारी यानी स्टोलन। तीसरा आता है अंतभूस्थारी, इसको कहते हैं सकर।
और चौथा आता है भूस्तारिका। इसको कहते हैं अपन ऑफसेट। ये उपवायवीय रूपांतरण। तीसरा आता है भूमिगत। भूमिगत में आता है प्रकंद, इसको अपन कहते हैं राइजोम। दूसरा आता है कंद, जिसे कहते हैं ट्यूबर। तीसरा आता है शल्क कंद, जिसे कहते हैं बल्ब। और चौथा आता है घन कंद, जिसे अपन कहते हैं कॉर्म। चलिए इसको रिवाइज करते हैं। प्रांकुर वाले भाग से इसका निर्माण होता है, बीच का जो प्रांकुर भाग होता है उसका। प्ररोह का हिस्सा है ये, यानी जमीन के ऊपर वाला जो तंत्र होता है प्ररोह तंत्र, उसका हिस्सा है। पोरी, पर्व संधि, प्रकाश संश्लेषण, इसमें शाखाएं, उसमें फल लगना, फूल लगना, ये सब तने में देखा जाता है। तने के रूपांतरण को 3 भागों में समझाया गया है। वायवीय में प्रतान, नुकीले कांटे, चपटा तना, क्लेडोड, बल्बिल। उपवायवीय में उपभूस्तारी, भूस्तारी, अंतभूस्तारी, भूस्तारिका। भूमिगत में प्रकंद, कंद, शल्क कंद और घनकंद। तो अब हम इसके बारे में समझते हैं, एक एक रूपांतरण के बारे में, किस तरह से ये दिखता है, ये अब हम बात करते हैं। चलिए अब सबसे पहला अपन देखते हैं वायवीय रूपांतरण। सबसे पहला इसमें आता है प्रतान। देखिए तने में जो कक्षीय कलिका होती है, मतलब उसके इस भाग में, जैसे ये तना है और यहाँ पे ये इसकी शाखाएं हैं, तो कक्षीय कलिका जो है, जो यहाँ मौजूद होती है, यहाँ पे इस कक्षीय कलिका से एक संरचना बनती है जो कि पतली, घुमावदार और आगे की ओर बढ़ने वाली होती है। ऐसा कई पादपों में आपने देखा होगा। इसको अपन कहते हैं प्रतान। तो यहां मैं लिख देता हूं इसके बारे में। कक्षीय कलिका से पतली, सर्पिल आकार की संरचना निकलती है, जिसे अपन प्रतान कहते हैं। ये प्रतान जो होती है, ये पादप को वृद्धि करने में सहायता देती है, आगे बढ़ने में सहायता देती है। कुछ जैसे कद्दू वर्ग की पादप हैं, जैसे कद्दू वर्ग की पादप हो गए, खीरा हो गया, ठीक है, इस तरह के पादपों में ये देखा जाता है। उदाहरण है इसका कद्दू वर्ग की पादप। ये हो गया पहला रूपांतरण प्रतान। दूसरा वायवीय रूपांतरण है नुकीले कांटे। नुकीले कांटे में ये जो कक्षीय कलिका होती है, ये कांटों के रूप में बदल जाती है। इस तरह से ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर यहां पे ऐसा दिखता है। जो कक्षीय कलिका होती है वो नुकीले कांटों के रूप में बदल जाती है। इसका उदाहरण है सिट्रस पादप। और दूसरा उदाहरण बोगेनविलिया, जिसको अपन कागज के फूल भी कहते हैं। ये नुकीले कांटे। तीसरा यहां रूपांतरण होता है चपटा तना। चपटा तना, आपने नागफनी पादप देखा होगा, जिसको अपन कैक्टस कहते हैं। नागफनी पादप में तना जो होता है वो चपटा हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है, और उसमें नुकीले कांटे अपन को दिखते हैं। जैसे ये तना है और यहां पे नुकीले कांटों के रूप में
पत्तियां जो होती हैं वो रूपांतरित हो जाती हैं। इसमें तना, मोटा, चपटा और प्रकाश संश्लेषी प्रकाश संश्लेषी हो जाता है तना, और पत्तियां जो होती हैं, पर्ण जो है ये कांटों के रूप में दिखती है। उदाहरण इसका नागफनी। तो ये 3 प्रकार के वायवीय रूपांतरण, 2 अपन इसमें और देखते हैं। प्रतान कक्षीय कलिका से पतली धागे समान कुंडलित आकार में निकलती हैं संरचनाएं, पादप वृद्धि में सहायक होती हैं। दूसरा, नुकीले कांटे कक्षीय कलिका से कांटे निकलते हैं, सिट्रस पादप और बोगनविलिया में देखते हैं। चपटा तना, तना इसमें चपटा मोटा हो जाता है, और पत्तियां जो होती हैं वो कांटों के रूप में अपन को यहाँ पे दिखती है। नागफनी इसका उदाहरण है। वायवीय रूपांतरण में चौथा है क्लेडोड। क्लेडोड का मतलब होता है जब चपटे तने में एक इंटरनोड होगा, एक पर्व संधि होगी, तब उसको अपन क्लेडोड कहेंगे। चपटे तने में जब एक पर्व संधि होती है उसको अपन कहते हैं क्लेडोड, और इसका उदाहरण है एस्परेगस यानी शतावरी। तना जब चपटा हो जाता है यानी फाइलोक्लेड, और उसमें एक पर्व संधि होती है। ठीक है, संरचना इसकी थोड़ी सी मुश्किल होती है बनाना, तो ये इसकी परिभाषा आप याद रखिएगा। पांचवा आता है बल्बिल। बल्बिल जो होता है उसमें तना जो होता है ये कुछ इस तरह से हमको रूपांतरित रूप में दिखता है, और यहां पे इस तरह की संरचना हमको दिखती है। बल्बिल मतलब ये छोटी छोटी कलिकाएं यहां पे बनती हैं, जैसे ये थोड़ी सी फूल जाती है और यहां पे छोटी छोटी कलिकाएं दिखती हैं। ये जो कलिकाएं होती हैं ये जनन में सहायक होती हैं। ये छोटी कलिकाएं होती हैं जो जनन में सहायक होती हैं। उदाहरण इसका, एक पादप होता है अगेव। अगेव पादप में ये देखने मिलती हैं। ये हो गया वायवीय रूपांतरण। अब अगला आता है उपवायवीय रूपांतरण। उपवायवीय रूपांतरण में पहला आता है उपभूस्थारी यानी रनर। उपभूस्थारी कैसा दिखता है? जैसे ये तना है, ये मृदा है, तो इसमें जमीन के ऊपर भाग से निकलेगा और ये जमीन में ही आगे मतलब रेंगता हुआ ये आगे इस तरह से बढ़ता है। इसको अपन कहते हैं उपभूस्थारी। घास जो होती है वो इसी प्रकार का रूपांतरण है। उपभूस्थारी तने के आधार से एक तने के आधार से पादप तने के आधार से एक और तना निकलता है छोटा, जो कि रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। इसको अपन उपभूस्थारी कहते हैं। उदाहरण इसका घास। दूसरा आता है भूस्थारी यानी स्टोलन। भूस्थारी का मतलब होता है कि जैसे ये तना है, ये मृदा है, और यहां से
एक दूसरा तना निकलेगा, पहले ऊपर जाएगा फिर वो नीचे जाएगा। इस तरह का रूपांतरण जो होता है इसको कहते हैं अपन भूविस्तारी। उदाहरण इसका स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में इस तरह का रूपांतरण देखा जाता है। फिर तीसरा है अंतभूविस्तारी। यहां पे नीचे वाले भाग से इस तरह से तना ऊपर निकलता है, मतलब अंतभूविस्तारी मतलब जमीन के नीचे इसकी वृद्धि होती है, फिर वो बाद में ऊपर आता है। इसका उदाहरण है गुलदाउदी। गुलदाउदी में ये देखा जाता है। चौथा मैं यहां पे लिख रहा हूं, चौथा है भूविस्तारिका। भूविस्तारिका में जैसे ये तना है, तने में पोरियां होती है, गांठ होती है, नोड होती है, और इस गांठ में ऊपर की तरफ कई सारी पत्तियां होती हैं इस तरह से, और नीचे की ओर मूल होते हैं। एक तरफ मूल, एक तरफ पत्तियां। इस तरह के रूपांतरण को अपन कहते हैं भूविस्तारिका। उदाहरण इसका होता है जलकुंभी। उदाहरण इसका है जल कुंभी, जिसको अपन इकॉर्निया या बंगाल का आतंक भी कहते हैं। चलिए इसको मैं रिवाइज कराता हूं। उपवायवी रूपांतरण भूविस्तारी, रनर यानी घास, इस तरह से संरचना आगे बढ़ती है। भूविस्तारी ऊपर निकलती है फिर नीचे की तरफ जाती है। अंतभूविस्तारी नीचे से निकल के ऊपर की तरफ जाती है। ये उदाहरण लिखे हैं। ये जलकुंभी के बारे में कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो वैसे एक आगे के चैप्टर में भी पढ़ा जाएगा। जलकुंभी को इसके सुंदर पुष्पों और पत्तियों के कारण भारत में लाया गया था। जलकुंभी को इसके सुंदर पुष्पों और पत्तियों के कारण भारत में लाया गया था, पर ये जब भारत में आई और इसको जहाँ पे ग्रो कराया गया, जहाँ पे इसको उगाया गया, तो वहाँ पे ये समस्या आने लगी कि जिस जगह पे ये उगती थी, जिस पानी में उगती थी, उस पानी से ये ऑक्सीजन को खींच लेती थी। अब जब ये ऑक्सीजन को खींच लेती तो जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता, जिसके कारण जलीय जीवों की मृत्यु होने लगी थी। एक तो ये ठहरे पानी में वृद्धि करती है, बहते पानी में वृद्धि नहीं करती है। ठहरे पानी में कायिक जनन के द्वारा ये बहुत तेजी से वृद्धि करती है। और क्योंकि सबसे पहले इसको बंगाल में लाया गया था, भारत में सबसे पहले इसको बंगाल में उगाया गया, बंगाल में पहले लाया गया और वहाँ बहुत तेजी से ये फैलने लगी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बंगाल का आतंक। तो अगर पूछा जाता है कि बंगाल का आतंक क्या है, तो आंसर है जलकुंभी। अब अपन लास्ट इसमें आखिरी रूपांतरण करते हैं, भूविस्तारी भूमिगत रूपांतरण। भूमिगत रूपांतरण में अपन देखते हैं कि क्या क्या उदाहरण आते हैं। नेक्स्ट आता है भूमिगत रूपांतरण। इसमें पहला आता है प्रकंद। ये सब इजी है। प्रकंद मतलब जो तने का आखिरी भाग होता है वो कोई निर्धारित आकार का नहीं होता, ठीक है। तने का जो आखिरी भाग होता है वो निर्धारित आकार का नहीं होता, जैसे अदरक, हल्दी। तो ये आप संरचना समझ सकते हैं किस तरह की होगी। दूसरा आता है कंद। देखिए इसमें भूमिगत में चारों प्रकार ऐसे ही हैं, सिर्फ एक थोड़ा सा अलग है। बाकी जो प्रकंद, कंद और आखिरी वाला जो है घनकंद, ये सब लगभग एक जैसे हैं कि आखिरी भाग इनका फूला हुआ रहता है। तो यहाँ पे भी कंद में भी तने का आखिरी भाग फूला हुआ रहता है, और इसका उदाहरण है आलू। आलू कंद के अंदर आता है। तीसरा है शल्ककंद। शल्ककंद में तना जो होता है वो बिल्कुल चपटा छोटा सा हो जाता है, गोल आकार का, और यहाँ पे पत्तियां इस तरह से घूमते हुए अंदर की तरफ लगती हैं ऐसे, और पत्तियां घूमते जाती हैं और फिर ये कुछ ऊपर की तरफ इस तरह से आखिरी जो सूखी हुई पत्ती होती है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। उदाहरण इसमें प्याज, लहसुन,
ये शल्ककंद, और चौथा आता है इसमें घनकंद। घनकंद में भी आखिरी में जो संरचना होती है वो फूली हुई रहती है, आकार थोड़ा सा अलग होता है। जैसे गुइयाँ जो होती हैं, गुइयाँ जो होती है वो इसमें आती है। तो घनकंद का उदाहरण है गुइयाँ। तो ये अपन ने 4 प्रकार पढ़े, इसमें आप लिख लीजिएगा। जो केसर होता है, केसर भी इसका उदाहरण है, केसर, घुइयां, ये सब इसमें आता है। प्रकंद, देखिए प्रकंद, कंद और घनकंद, इनमें आखिरी वाला भाग जो होता है वो फूला हुआ रहता है। इसका उदाहरण अदरक, हल्दी। कंद, आलू, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, आलू के बारे में पूछा जाता है। शल्ककंद, यहाँ तना जो होता है वो चपटे आकार में छोटा सा हो जाता है, और पत्तियां जो होती है उसमें घूम के अंदर की तरफ लगती जाती। जो सबसे ऊपर वाली पत्ती होती है वो बिल्कुल सूखी होती है, उदाहरण इसका प्याज और लहसुन। घनकंद आखिरी संरचना किसी निर्धारित आकार की नहीं होती। घुइयां जो क्या सैफरन होता है, केसर होता है, वो इसका उदाहरण है। तो ये आज अपन ने तने में रूपांतरण पूरे किए, तना वाला पार्ट अपना खत्म होता है, और इसके आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।